हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके चारों सब्जेक्ट से आते हैं, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो या फिर भूगोल हो। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, समझिए हर बार एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं टॉपिक्स के से क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। और ये जो आपको आज क्वेश्चन बताऊंगी मैं, वो सारे क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। या अगर आपने क्लास को आगे पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके तैयार होंगे, और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको तैयार करने होंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अगर सेम यही नहीं आया तो इसी तरह से इसी बेस पे आएगा, बस शब्द अलग कर देगा, वाक्य अलग कर देगा, लेकिन पूछने का तरीका जो भी पूछ रहा है वही रहेगा, इसलिए आंसर आप तब भी वही लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास पहला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलनों की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे जो भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, उसमें कौन कौन से लोग थे, उनके उदय में किन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, कौन कौन से आंदोलन थे, धर्म सुधार आंदोलनों की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। लघुत्तरीय प्रश्न है। जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आप देखते हैं इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली में मेजिनी की भूमिका पूछता है, या फिर अगर पूछ लिया इटली के एकीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए तो भी वही आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह आपको केवल जर्मनी का एकीकरण पूछ लिया तब भी लगभग वही आंसर रहेगा। तब जर्मनी का एकीकरण ज्यादा बताएंगे। बिस्मार्क के साथ साथ हम और भी कावूर और गैरीबाल्डी, इन सभी के योगदानों की भी चर्चा करेंगे जर्मनी के एकीकरण में। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बिस्मार्क के लिए पूछा है तो यहाँ पर केवल बिस्मार्क की भूमिका बताएंगे। और ऐसा ही प्रश्न दीर्घोत्तरी में पूछता है जिसमें बिस्मार्क, कावूर और गैरीबाल्डी तीनों को रख देता है, तो फिर हम तीनों की भूमिका बताते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर आता है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला है असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम, आपसे पूछ रहा है। आपको पता ही है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, उसके कारण आपको पता है। कौन कौन सा कारण था, जैसे कि आपका था 1919 के जितने भी काम हुए थे वो सब क्या थे, असहयोग आंदोलन के तहत हुए थे। असहयोग आंदोलन को शुरू करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणाम, तो ये महामंदी का है। आर्थिक संकट 1929 में भारत में क्या क्या आया, उसके कारण और परिणाम क्या क्या हुए, ये आपको लिखना है। हिस्ट्री में, इतिहास में आपको कारण और परिणाम दोनों ही तैयार करना होता है और इसी तरीके से आप याद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भूगोल का कि वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण। वन जीवों की कमी किस वजह से हुई है, वन जीवों का ह्रास किस वजह से हुआ है, जंगलों के कटने से, पर्यावरण प्रदूषण से। और इसमें आपको 4 प्रमुख कारण बताने हैं। लाइन से आप 4 कारण लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपके पास रबी और खरीफ फसल में अंतर पूछ रहा है। तो रबी फसल कब बोई जाती है, अंतर में आप क्या लिखेंगे, रबी फसल हम किसको कहते हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कितना ड्यूरेशन होता है, और रबी फसल कौन कौन सी है, खरीफ फसल कौन कौन सी है। ऐसे आप लाइन बना के इन दोनों के अंतर को लिखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे आपके पास अगला प्रश्न दिया गया है। क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण। तो आपको पता ही है मृदा संरक्षण हो गया और मृदा अपरदन, ये 2 टॉपिक आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके पास मिट्टी में आपकी 2 मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ और कौन सी, काली मिट्टी, इनके बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लघुत्तरीय क्वेश्चन भी पूछता है प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछता है। तो मृदा संरक्षण पर आपको निबंध लिखने के लिए कह रहा है, नहीं तो आपसे मृदा अपरदन के कारण पूछता है, नहीं तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, या फिर मृदा संरक्षण दे देगा। इसके बाद पूछ लेगा कि किन्हीं 2 मिट्टी के कारण और किन्हीं 2 मिट्टी की विशेषता लिखिए। तो इसमें आपको जो मिट्टी पता होगी उस मिट्टी की विशेषता आप लोग अच्छे से लिख देंगे। लेकिन अगर अलग से पूछता है तो जलोढ़ और काली मिट्टी पूछता है, तो इसलिए इसको तैयार कर देंगे। और किन्हीं 2 मिट्टी पूछा तो भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तैयार करने से आपके 2 क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक अंतर
कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सामाजिक अंतर जो होता है वो छोटे लेवल पर होता है, लेकिन सामाजिक विभाजन जो होता है वो पूरे समाज का हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक अंतर कब बढ़ते बढ़ते सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना है। जैसे दलित और सवर्ण का उदाहरण यहाँ पर लेंगे तो पहले वो क्या है, सामाजिक अंतर है जो हम बहुत छोटे लेवल पर देखते हैं, उसके बाद एक बड़े लेवल पर आप देखिए तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले चुका होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से इसको समझा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख बताइए। एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताओं को बताइए कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है, लोकतंत्र की क्या मुख्य विशेषता होती है। आपको 4-5 विशेषता, 5-6 विशेषता जो भी आपकी तैयार होगी उसको आप लिख लीजिएगा। नहीं तैयार है तो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, आर्थिक नियोजन। अर्थशास्त्र का प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। आर्थिक नियोजन क्या है आपसे ये पूछा गया है, इसके आंसर को आपको अच्छे से लिखना है। और प्लस आपके पास जो अगला प्रश्न है HDR को विस्तारित करें, मतलब कि आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। HDR को विस्तारित करें, इसका फुल फॉर्म बताइए। अर्थशास्त्र में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें फुल फॉर्म पूछा हुआ है, बहुत सारा फुल फॉर्म पूछता है। तो आपको क्लास के बाद, क्लास देखने के बाद आपको HDR फुल फॉर्म क्या होता है, HDR का क्या फुल फॉर्म है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट करके बताना है HDR का फुल फॉर्म। ठीक है, और इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं हमेशा बताती हूँ इतिहास में या फिर भूगोल में या फिर आपके पास अर्थशास्त्र में या फिर राजनीति शास्त्र में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका वहाँ पे इसमें सोशल साइंस में आपके 70 में 70 तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बस कुछ ही लेसन ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और कुछ लेसन उनके कुछ क्वेश्चन भी ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है उसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस उन्हीं प्रश्नों को, तो आपका सोशल साइंस में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। लेकिन बस आपको तैयार करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, बस आपको याद करना है, तैयार करना है। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछते हैं। अगर सेम यही प्रश्न नहीं आ गया तो दूसरी कुछ तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, या आर्थिक नियोजन अब दीर्घ उत्तरी में पूछा तो आपने शॉर्ट में याद किया है तो आपका काम वहां से बन जाएगा। और क्लास के बाद सभी लोग HDR का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।